हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज द सीड। मॉर्फोलॉजी में हमने फ्रूट के बारे में पढ़ लिया था। नाउ सीड क्या है? मैंने आपको बताया था कि फ्रूट में दो ही चीजें होती हैं, एक तो सीड और एक पेरिकार्प। अब उस सीड में एक्चुअली क्या होता है वो हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज सीड, डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो सिंपली क्या लिखा है, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। सीड जो है वो हमेशा ओव्यूल से बनेगा। यहाँ पर फ्रूट वाली कहानी नहीं है कि ओवरी से भी बन सकता है या ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से भी बन सकता है। सीड जो बनेगा किसी भी प्लांट में, एंजियोस्पर्म में, वो बनेगा हमेशा ओव्यूल से, ठीक है। लेकिन ये जो बात यहाँ लिखी है ना कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, बिल्कुल ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सीड फॉर्म्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट आप 12th में पढ़ेंगे कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर सीड बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन सकता है। सोचो, हमने फ्रूट में क्या पढ़ा कि बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन जाए तो ऐसे फ्रूट को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और ऐसे फ्रूट सीडलेस होंगे ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अंदर कोई इवेंट नहीं हुआ। यहाँ पर अंदर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि इसमें ये वाले स्ट्रक्चर्स डेवलप ही नहीं हुए और सीधा ओवरी ने क्या बना दिया, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बना दिया, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बना दिया। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट तो हमेशा सीडलेस होंगे। जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया तो वो सीडलेस होगा, उसमें सीड भी नहीं था। बट अब मैं आपको क्या कह रही हूँ कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ पर फिर भी पता नहीं किस तरीके से अंदर एम्ब्रियो बन गया। बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, अंदर एम्ब्रियो बन गया, कोई मेल गैमीट नहीं आया, फीमेल गैमीट ने खुद ही एम्ब्रियो बना दिया। बहुत अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। और अगर अंदर एम्ब्रियो बना है तो फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओव्यूल को तो सीड बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसा भी केस होता है जहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो भी बना, सीड भी बना और फिर फ्रूट भी बना। ऐसे केस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। समझ में आई क्या बात? तो यहां पर अगर हम कह रहे हैं कि भाई ओव्यूल जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाता है, बट इस बात का भी एक एक्सेप्शन है, क्या? कौन सा प्रोसेस? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस अलग अलग हो गए बच्चों। पार्थेनोकार्पी में तो सीड भी नहीं बन रहा था, बट पार्थेनोजेनेसिस में सीड भी बना है, सीड के अंदर एम्ब्रियो भी है, बस एक चीज है जो नहीं हुई, दैट इज फर्टिलाइजेशन। पार्थेनो वर्ड आ गया विदाउट मैरिज, विदाउट फ्यूजन, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस में बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, उनमें से 12th स्टैंडर्ड में आप एक मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस। इसी का एक एग्जाम्पल है। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। ऐसे सीड्स को एपोमिक्टिक सीड्स बोलते हैं। एपोमिक्सिस से जो सीड्स डेवलप होते हैं ना, उनको बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड्स। इनके बारे में 12th में बहुत अच्छे से डिटेल में 12th वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर। बट आपको इतनी सी हिंट तो मिल गई ना कि पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ। आपकी बार मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, इसके अंदर ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, ये बैठा है फीमेल गैमीट। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो फीमेल गैमीट है वो किस में डेवलप हो रहा है? फीमेल गैमीट, एक मिनट, ये जो फीमेल गैमीट है ये एम्ब्रियो बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। बड़ा सरप्राइजिंग बात है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है मैम एम्ब्रियो बन जाए। हल्की सी हिंट दे देती हूँ वरना तुम सोचते रहोगे। ये जो फीमेल गैमीट है ये नॉर्मली एन होता है ना, बट कुछ प्लांट्स में यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन ही नहीं होता और फीमेल गैमीट भी सीधा, मतलब जो भी एक गैमीट स्ट्रक्चर बनता है वो 2n ही होता है। तो बस वो डिवाइड करना शुरू कर देता है, 2n एम्ब्रियो बना लेता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि ये फीमेल गैमीट अपने आसपास की किसी और सेल के साथ फ्यूजन कर लिया, इसने वेट किया, नहीं आ रहा मेल गैमीट, जाने दो, मैं तो किसी और सेल से फ्यूजन कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2n स्ट्रक्चर बन गया, उसने एम्ब्रियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि इसकी जगह ये जो एम्ब्रियो से, ये जो इसका ओव्यूल का न्यूसैलस टिश्यू है ना, जो कि 2n है ऑलरेडी, वो एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देता है। कहने का मतलब ये है कि एम्ब्रियो बना बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। और जब ऐसा हुआ तो ओव्यूल को तो सीड में बदलना ही पड़ेगा, ओव्यूल को तो सीड में बदलना ही पड़ेगा। और ओव्यूल अगर सीड में बदला है तो बट ऑब्वियस फिर बाद में ओवरी को तो सिग्नल मिल ही गया, तो ओवरी भी फ्रूट बना देगी। सिर्फ एक ही चीज़ है जो नहीं हुई, वो है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, समझ में आ गया। तो पार्थेनोजेनेसिस में जो फ्रूट्स बनेंगे वो सीडेड होंगे, फ्रूट्स आर सीडेड, सीडलेस नहीं होंगे, सीडेड होंगे, सीड होगा फ्रूट में, ठीक है, क्लियर।
वो बात अलग है कि जब आप इस सीड को मिट्टी में डालोगे और उसके एम्ब्रियो से नया पौधा उगेगा तो वो जो एम्ब्रियो है उसमें वेरिएशंस नहीं आए हैं बच्चों, वो बिल्कुल क्लोन होगा अपने पेरेंट प्लांट का, क्योंकि उसमें कोई और आया ही नहीं था गैमीट, कोई फ्यूजन ही नहीं हुआ। ठीक है, बाकी डिटेल्स हम एपोमिक्सिस में डिस्कस करेंगे। तो सीड हो गया, सीड की डेफिनेशन हो गई। नाउ अब सीड के स्ट्रक्चर पे आते हैं कि सीड एक्चुअली क्या है। तो देखो तुम सोचो, अगर ओव्यूल सीड में बदल रहा है, यहाँ बनाती हूँ, अगर ओव्यूल सीड में बदल रहा है तो जैसे ओव्यूल की कवरिंग्स होती है ना, क्या बोलते हैं हम इनको, इंटेग्यूमेंट्स, तो वैसे ही ये इंटेग्यूमेंट्स बदल जाते हैं सीड कोट में। और क्योंकि ओव्यूल की कवरिंग में, इंटेग्यूमेंट में एक जगह वो होती है जहाँ पोर होता है, जहाँ इंटेग्यूमेंट नहीं होता, जिसे आप कहते हो माइक्रोपाइल। तो जब ओव्यूल सीड बनाता है तो सीड में भी डेफिनेटली आपको एक माइक्रोपाइल मिलेगा। सीड में भी एक छोटा सा छेद होता है जिसको आप कहते हो माइक्रोपाइल। और ये जो कवरिंग है जिसको आप अभी तक इंटेग्यूमेंट कह रहे थे, अब आप इसको क्या कह दोगे, सीड कोट। समझ गए, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल ओव्यूल एज इट इज सीड में कन्वर्ट हो गया, कोई साइज भी नहीं छोटा बड़ा हुआ। ओवरी में तो साइज बढ़ रहा था, ओव्यूल में तो बस ओव्यूल में हार्डनिंग हो गई उस ओव्यूल की, यूं समझ लो तुम। ठीक है, तो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से सीड कोट बन गया और अंदर जो भी टिश्यू था उसमें ये जो जाइगोट बना ना, अब मैं पार्थेनोजेनेसिस की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल सीड की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अंदर जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बना होगा, उस जाइगोट ने क्या किया होगा बताओ, सिंगल सेल जाइगोट है, उसने डेवलप करके एक मल्टी सेलुलर मास ऑफ सेल्स बनाया होगा। वो मास ऑफ सेल्स क्या है, वो मास ऑफ सेल है पूरा का पूरा एम्ब्रियो। क्या है, एम्ब्रियो। तो किसी भी सीड में आपको दो चीजें मिलेंगी, सीड कोट मिलेगा और एम्ब्रियो मिलेगा। देखो क्या लिखा है, अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है बच्चों, जैसे एक बर्ड का एग ले लो आप, बर्ड के एग में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है और अंदर एम्ब्रियो होता है। जब एम्ब्रियो ग्रो कर जाता है, नया बर्ड, बेबी बर्ड बन जाता है, तो शेल फट जाता है, एम्ब्रियो बाहर आ जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर है, आप जो भी प्लांट सीड देखते हो दाल की फॉर्म में, सीरियल्स की फॉर्म में, वो सारे सीड्स में आपको जो दिख रहा है वो तो सीड कोट है, बट उस सीड कोट के अंदर क्या है, उस सीड कोट के अंदर प्लांट का एम्ब्रियो है, जो कि फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर ग्रो करेगा, सीड कोट रप्चर हो जाएगा, एम्ब्रियो से नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो नया प्लांट बनाता है वो सीड कोट नहीं बनाता, एक्चुअली जो नया प्लांट बनाता है वो सीड का एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझना कि ये जो एम्ब्रियो है उसमें मैंने तुमको बताया था मॉर्फोलॉजी के शुरू में कि रूट सिस्टम रेडिकल से बनता है, शूट सिस्टम प्लूम्यूल से बनता है। तो इस एम्ब्रियो में ऐसे कोई क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि भाई जो पार्ट से रूट सिस्टम डेवलप होगा एम्ब्रियो का वो पार्ट हो गया रेडिकल, और जिस पार्ट से शूट सिस्टम डेवलप होगा एम्ब्रियो का वो पार्ट हो गया प्लूम्यूल। ठीक है, तो एम्ब्रियो के ही दो पार्ट्स हो गए, रेडिकल एंड प्लूम्यूल, जस्ट बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट कि वो आगे चलकर रूट बनाएंगे या शूट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, रेडिकल कहाँ गया, एन एम्ब्रियोनल एक्सेस। अच्छा, इन्होंने ऐसा लिख दिया क्या, ठीक है चलो, इन्होंने क्या किया है बच्चों यहाँ पर कि ये जो एम्ब्रियो, इसमें मैं तुमको कह रही हूँ ना रेडिकल और प्लूम्यूल होता है, तो रेडिकल और प्लूम्यूल हमेशा एक ही एक्सेस पर सिचुएटेड होते हैं। मैं तुम्हें एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखो, ये डाइकॉट सीड में ये दिखाया है, इसमें ये ऊपर वाले को प्लूम्यूल लिखा है, नीचे वाले को रेडिकल लिखा है, तो इस पूरे को, प्लूम्यूल और रेडिकल को मिलाकर इस पूरे को कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस। समझ गए, एक एक्सेस जिस पर प्लूम्यूल और रेडिकल है, दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सेस। तो यहाँ पर इनको ऐसे लिखना चाहिए था एक्चुअली में कि द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड अ प्लूम्यूल, दोनों को मिलाकर कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस। एंड एक चीज और लिखी है एम्ब्रियो में, कॉटिलेडन्स। ये क्या होते हैं, अगेन देखो इसी डायग्राम को, ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो में मान लो ये रीजन प्लूम्यूल का है, ये रीजन रेडिकल का है, तो अभी भी तो कुछ और सेल्स बच रही हैं, तो जो भी सेल्स बच रही हैं उनमें रिजर्व फूड है बहुत सारा, कि भाई जब तक इसको जर्मिनेशन का टाइम नहीं आता इसका, है ना, तब तक क्या करना है, हमें इन प्लूम्यूल और रेडिकल को बचा कर रखना है। अब इसको कोई खाना तो मिल नहीं रहा, ये फोटोसिंथेसिस थोड़ा ना करेगा सीड, है ना, तो सीड को हम क्यों स्टोर कर सकते हैं, सोचो अगले सीजन तक सीड आराम से हम स्टोर कर लेते हैं, उसमें जो सेल्स हैं वो लिविंग बनी रहती हैं, क्योंकि नेचर ने इनके खाने पीने का इंतजाम किया है। जैसे बर्ड के एग में योक होता है ना, प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एम्ब्रियो को नरिश करते हैं,
वैसे ही सीड में एम्ब्रियो का जो प्लूम्यूल और रेडिकल है उसके अलावा कुछ रिजर्व फूड वाली सेल्स होती हैं, उन सेल्स को आप कहते हैं कॉटिलिडन्स। मतलब उन सेल्स को, मतलब उस टिश्यू को, उस पार्ट को आप कहते हैं कॉटिलिडन्स। तो कॉटिलिडन्स का मतलब हुआ, कॉटिलिडन्स क्या रखते हैं, रिजर्व फूड रखते हैं अपने पास। किसके लिए, एम्ब्रियो और प्लूम्यूल, मतलब प्लूम्यूल और रेडिकल के लिए। ठीक है, अब ये जो कॉटिलिडन्स वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें रिजर्व फूड है तो जनरली ये सीड में ना फूला हुआ रहता है। आपको जो सीड्स में फूला हुआ पार्ट दिखता है वो कॉटिलिडन्स की वजह से ही दिखता है। कॉटिलिडन्स आर सॉलन विद रिजर्व फूड। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स प्लांट को स्टडी किया गया, उनका नाम ही इस बेसिस पर पड़ा है कि जिसके सीड के पास दो कॉटिलिडन्स हैं, दो फूले हुए स्ट्रक्चर हैं, जैसे आप चने का बीज देख लो, है ना, आप मैक्सिमम दाल देख लो, तो जिनमें दो सॉलन स्ट्रक्चर्स हैं, दो कॉटिलिडन्स हैं, उनको तो आप कहेंगे डाइकॉट्स, जबकि जहां पर एक सिंगल कॉटिलिडन है उसको आप कहेंगे मोनोकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में मेजर डिफरेंस ही कॉटिलिडन्स का होता है, जिसके बेसिस पर उनका नामकरण हुआ। ठीक है, अगर कॉटिलिडन्स दो हैं तो डाइकॉट, अगर सिंगल हैं तो मोनोकॉट। ठीक है, और आपको ये समझ में आ रहा है, आप कोट, इस कॉटिलिडन को ना हम शॉर्ट में COT कॉट लिखते हैं, बोलते हैं ना मोनोकॉट, डाइकॉट। तो ये कॉट और कोट को मिक्स मत कर देना, कोट अलग है, कॉट अलग है। कोट तो है कवरिंग जो इंटेग्यूमेंट से बनी है, और कॉट है एम्ब्रियो का पार्ट, एम्ब्रियो की जो रिजर्व फूड वाली सेल्स हैं, दैट इज कॉट, दैट इज कॉटिलिडन। ठीक है, तो इस एम्ब्रियो के मेनली 3 पार्ट्स हो गए, क्या, रेडिकल हो गया, प्लूम्यूल हो गया, जिन दोनों को मिलाकर आप एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हो। ठीक है, और जो रिजर्व फूड कर रही हैं सेल्स वो कॉटिलिडन्स हो गए। यस और नो, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो। क्लियर है, तो इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है, ये देखो, ये रहा। इस चार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ सीड को हमने पहले 2 में डिवाइड किया, सीड कोट, एम्ब्रियो। सीड कोट के बारे में पॉइंट्स लिख दिए जो NCERT में दिए हैं, अभी हम पढ़ेंगे। एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, एम्ब्रियो में होती है एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक तो क्या होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसका पार्ट है प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल से बनेगा शूट, रेडिकल से बनेगा रूट। एक रिजर्व फूड वाली सेल्स होती हैं कॉटिलिडन्स, सॉलन स्ट्रक्चर विद रिजर्व फूड फॉर एम्ब्रियो। एक हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ये क्या लिखा है मैंने, एंडोस्पर्म कहाँ से आ गया ये अब, हाँ ये देखो, अगेन तुम ध्यान से देखो इसको, हमने डिटेल में नहीं पढ़ा बट मैंने तुमको प्रीवियस चैप्टर्स में हिंट दी थी, शायद इसी चैप्टर में भी दी थी एक जगह जब फ्लावर पढ़ा रही थी मैं, कि ये जो एम्ब्रियो सेक है ये अकेला राजकुमारी का कक्ष नहीं है, इसमें राजकुमारी के साथ सखियाँ, दूसरे दासियाँ वगैरह बहुत सारी सेल्स हैं, बताया था ना। यहाँ पर सिनर्जिड्स होती हैं, एंटीपोडल्स होती हैं, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो मैंने आपको कहा था कि एक घोड़े पे 2 राजकुमार सवार होकर आए हैं, एक ने तो इससे शादी कर ली, जायगॉट बना दिया, दूसरे राजकुमार ने क्या किया, यहाँ पर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, उनके साथ फ्यूज किया। ठीक है, तो 2 तो ये N और N, एक राजकुमार का N, तो 3N स्ट्रक्चर बनता है पेन, जिसको पेन बोलते हैं, और वो फिर मल्टीप्लाई कर, मतलब एक सेल बनती है, वो फिर मल्टीप्लाई करके एक 3N टिश्यू बनाती है, उस टिश्यू को हम कहते हैं एंडोस्पर्म। तो अगर सोचा जाए तो एक सीड में हमको एम्ब्रियो तो मिलेगा ही मिलेगा जो कि जायगोट से बना है, और एंडोस्पर्म भी मिलेगा। फर्क क्या है दोनों में, एम्ब्रियो डिप्लॉइड है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमें मैच्योर सीड मिलता है ना, तो तब तक वो सीड क्या करता है, एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर चुका होता है। एंडोस्पर्म क्यों बनाया, जस्ट फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो, कि भाई एम्ब्रियो अब ग्रो करेगा ना, जायगोट मल्टीप्लाई करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो की सेल्स बढ़ेंगी, तो एनर्जी चाहिए, कहाँ से मिलेगी एनर्जी, फूड से। फूड कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म का टिश्यू बना दिया जो लगातार उसको फूड देता रहेगा। तो जैसे जैसे एंडोस्पर्म का फूड उसे मिलता रहेगा, एंडोस्पर्म छोटा होता जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। पहले तो बना, फिर उसने खर्चा कर दिया पूरा का पूरा एंडोस्पर्म ने। तो जब हमें एक मैच्योर सीड मिलता है तो हो सकता है उस मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म पूरा खर्च हो चुका हो, या कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ये बड़ा वो वाला जैसे होता है ना, कुछ लोग बचत करने वाले आगे तक का सोच के चलते हैं, तो कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो अपने एंडोस्पर्म को फ्यूचर तक, जब तक कि वो जर्मिनेट ना कर जाएं तब तक के लिए बचा के रखते हैं, पूरा खर्च नहीं करते एम्ब्रियो पे, है ना। तो इस बेसिस पर सीड 2 तरह के होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो सीड में आपको एक तीसरा स्ट्रक्चर और मिलेगा, दैट इज एंडोस्पर्म।
ठीक है, दैट इज एंडोस्पर्म। अब आप उसको चाहे से एम्ब्रियो का पार्ट समझ लो या डायरेक्टली पार्ट नहीं समझो ना, तो आप इसको अलग से भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये 3n है, ये एम्ब्रियो के आसपास ही है बट ये 3n है, जबकि ये दोनों स्ट्रक्चर्स 2n है और एम्ब्रियो भी खुद 2n ही होता है। तो एक तरह से ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के पास एक एडिशनल स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने लिखा है कि ये नरिश करता है ईदर कंप्लीटली यूटिलाइज बाय एम्ब्रियो और पार्शियली। कुछ तो इसको आगे तक के लिए बचा के रखते हैं और कुछ इसको पूरा यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये आपको समझ में आ गया। अभी इससे रिलेटेड मैं एक कॉन्सेप्ट और समझाऊंगी आपको आगे। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। अब अगेन एनसीईआरटी पे आ जाओ। देखो हम एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों। ये एनसीईआरटी में ना ये जो 2 टॉपिक हैं फ्रूट एंड सीड, ये बिल्कुल छोटी छोटी 2-3 लाइंस में ख़त्म कर दिए हैं, बट एक्चुअली इनको डिटेल में समझें तो बहुत कुछ इसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, नाउ अब यहाँ पर इन्होंने डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड को अलग अलग एक्सप्लेन किया है। डाइकॉट सीड में क्या लिखा है देखना, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट, COAT कोट, COT कॉट, कॉटिलिडन्स नहीं, कोट। ठीक है, अगर हम डाइकॉट सीड की बात कर रहे हैं तो डाइकॉट सीड में कॉटिलिडन्स तो 2 होते ही होते हैं, प्लस कोट भी 2 होते हैं, कवरिंग भी डबल होती है। ठीक है, जिसमें से आउटर कवरिंग को कहते हैं टेस्टा, इनर कवरिंग को कहते हैं टेगमेन। जनरली टेस्टा थोड़ा हार्ड एंड थिक होता है, मोटी कवरिंग होती है, बाहर वाली लेयर है बट ऑब्वियस। टेगमेन जो है वो थिन एंड सॉफ्ट होता है। ठीक है, लिख लेना। नाउ और क्या मिलेगा आपको सीड पे? आपको मैंने बताया था माइक्रोपाइल मिलेगा, क्योंकि सीड कोट उससे डेवलप हुआ है, इंटेग्यूमेंट से। नाउ व्हाट इज हाइलम? जो बच्चे 12th पढ़ चुके हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि ओवरी में जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल जिस जगह अटैच होता है वो तो प्लेसेंटा, उसको क्या कहते हैं हम? प्लेसेंटा। और ये जो स्टॉक है इसको कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, ये पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो ये वाला जो जंक्शन है ना फ्यूनिकल और बॉडी के बीच का, इसको कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं इसको? हाइलम। ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड हाइलम। तो जब एक फ्रूट में सीड डेवलप होता है, सीड को अगर हम निकालते हैं तो हमें सीड पे एक छोटा सा डिप्रेशन मिलता है, उस या स्कार मार्क मिलता है, उसे कहते हैं हाइलम। किसी में भी देखो आप, चने के बीज में बहुत अच्छा सा दिखता है। ये देखो चने के सीड में एक छोटी सी ओपनिंग भी दिखेगी। आप कभी चने को ध्यान से देखना, आपको ना एक बहुत छोटा सा छेद मिलेगा, वो माइक्रोपाइल है, और उसी माइक्रोपाइल के आसपास हल्का सा डिप्रेशन, स्कार मार्क मिलेगा, दैट इज हाइलम। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में बता रही हूँ। तो व्हाट इज हाइलम? हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड अटैच टू द फ्रूट। यानी ये वाला, वैसे तो प्लेसेंटा है वो, बट हाइलम जस्ट उसके पास है। तो हाइलम किसको रिप्रेजेंट करता है? उस जगह को जहाँ पर सीड अपने फ्रूट से अटैच था, जहाँ पर ओव्यूल अपनी ओवरी से अटैच था। ठीक है, एंड जस्ट अबव द हाइलम, हाइलम के जस्ट पास आपको एक स्मॉल पोर मिलेगा, दैट इज माइक्रोपाइल। ठीक है, विद इन द सीड कोट, सीड कोट के अंदर जाएं अगर हम, तो सीड कोट के अंदर होगा एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो में होगी एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलिडन्स, क्योंकि हम डाइकॉट सीड की बात कर रहे हैं। एम्ब्रियो में होंगे 2 पार्ट, कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, द कॉटिलिडन्स दोनों के बारे में बताया है। द कॉटिलिडन्स क्या होते हैं? इस पॉइंट को हाईलाइट करो। कॉटिलिडन्स आर फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड, थोड़े स्वॉलन स्ट्रक्चर होते हैं, रिजर्व फूड होता है इनमें। ठीक है, एंड व्हाट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस? क्या लिखा है देखो, एट द 2 एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। यानी अगर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो ये जो इसके 2 एंड्स हैं उनमें से एक होगा प्लूम्यूल और दूसरा होगा रेडिकल, और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस को सराउंड करी हुई जो सेल्स हैं वो होंगी इनके कॉटिलिडन्स। ये डाइकॉट सीड का एकदम मिनिमम सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एट द 2 एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस रेडिकल एंड प्लूम्यूल आर प्रेजेंट। ठीक है, ये तो बात हो गई 2 इन मेन पार्ट्स की। अब एंडोस्पर्म के बारे में लिखा है, ये जो 3rd पार्ट है इसके बारे में लिखा है कि इन सम सीड्स सच एज कैस्टर। अब चलो इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताती हूँ तुमको। तुम कैसे याद रखोगे कि कौन से सीड्स, मैंने आपको कहा ना कि या तो ये पूरा यूज़ हो जाता है या ये पार्शियली यूज़ होता है। अगर ये पूरा यूज़ हो जाएगा तो आप ऐसे सीड्स को कहते हो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें एंडोस्पर्म नहीं था। एंडोस्पर्म तो डेफिनेट फीचर है बच्चों। हर एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन अगर हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो एंडोस्पर्म तो बनता ही बनता है।
नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब उसने अपना पूरा एंडोस्पर्म यूज कर लिया है, ठीक है। और अगर एंडोस्पर्म बचा के रखा है तो उसको क्या कह देंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कह देंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। बात समझ में आ रही है क्या? नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं। अब अगर हम ओवरऑल बात करें, डाइकॉट और मोनोकॉट के वे में बात करें, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो डाइकॉट्स हैं, जिनके पास 2 कॉटिलेडन्स हैं, यानी ऑलरेडी खूब सारा रिजर्व फूड है, उन्हें क्या ज़रूरत है अपने एंडोस्पर्म को बचा के रखने की। तो जनरली वो अपनी इनिशियल स्टेज में एंडोस्पर्म कंप्लीटली खा लेते हैं, कंप्लीटली यूज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास 2 कॉटिलेडन्स हैं, उनको पता है आगे तक का रिजर्व फूड है हमारे पास, खर्चीले वाले, ठीक है। तो डाइकॉट्स में आपको मोस्टली कौन से सीड मिलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक। ये देखो तुम्हारी बुक में जो डायग्राम है ये डाइकॉट सीड है, तो डाइकॉट सीड्स के नीचे आप यहाँ पे लिख देना जो डाइकॉट सीड्स हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक। क्योंकि उनके पास 2 कॉटिलेडन्स हैं तो वो आगे तक के लिए अपना एंडोस्पर्म बचा के नहीं रखते, एंडोस्पर्म पूरा यूज कर लिया है उन्होंने, ठीक है। जबकि मोनोकॉट सीड का कभी भी स्ट्रक्चर देख लेना, तुमको एक बड़ा सा एंडोस्पर्म भी मिलेगा उसमें। तो मोनोकॉट सीड्स कैसे होते हैं, मोस्टली एंडोस्पर्मिक, मोस्टली एंडोस्पर्मिक। बात समझ में आ गई? कैसे याद रखोगे, क्योंकि मोनोकॉट्स को पता है हमारे पास तो एक ही कॉटिलेडन है। कहाँ है इनका कॉटिलेडन, ये रहा देखो, ये वाला जो इनका पार्ट है ना, ये जिसको इन्होंने लिखा है स्क्यूटेलम, ये इनका सिंगल कॉटिलेडन है। लिख देना यहाँ डायग्राम पे, ये मोनोकॉट्स का सिंगल कॉटिलेडन है। मोनोकॉट्स के सिंगल कॉटिलेडन को स्क्यूटेलम कहते हैं। यहाँ पे कोई नाम नहीं है, यहाँ तो सिंपली कॉटिलेडन्स को कॉटिलेडन्स ही कहा है, बट मोनोकॉट का सिंगल कॉटिलेडन कहलाता है स्क्यूटेलम, ठीक है। तो मोनोकॉट्स के पास एक ही कॉटिलेडन होता है, तो उनको आगे तक का सोच के चलना है, तो इसलिए वो अपना एंडोस्पर्म थोड़ा सा बचा के रखते हैं। तो मोनोकॉट्स तो यूजुअली कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक, जबकि डाइकॉट्स यूजुअली कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। पर दोनों में एक एक एक्सेप्शन भी याद रखना है आपको। क्या एक्सेप्शन याद रखना है, डाइकॉट्स में इस बात का एक्सेप्शन है कैस्टर सीड्स। कैस्टर सीड्स, कैस्टर सीड्स डाइकॉट में ही आते हैं, बट ये कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक। भाई नॉन एंडोस्पर्मिक में तो सारे आ गए जो भी डाइकॉट हैं। सबसे कॉमनली लेग्यूम्स याद रखना, ज़्यादातर ऑप्शन होता है ना, आता है इस पर भी बहुत क्वेश्चन। तो लेग्यूम्स, पी, ग्राम, है ना, ग्राउंडनट, ये सब डाइकॉट्स हैं। लेग्यूम तो डाइकॉट्स की फैमिली है। तो एक्सेप्शन हो गया कैस्टर सीड। और यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड्स में किसका नाम याद रखोगे, सारे सीरियल्स आ गए आपके। कोकोनट आ गया, कितना बड़ा एंडोस्पर्म है, खाते भी हैं हम, है ना। मोनोकॉट्स का भी एक एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शन है, और वो है ऑर्किड्स। ऑर्किड्स के बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं बच्चों, अगर आपने देखे हो तो। जब वो सीड बनाते हैं तो उनके सीड में एंडोस्पर्म नहीं मिलता, है ना। तभी तो ऑर्किड एक्सेप्शन हुआ। ऑर्किड में आपको कैसे सीड्स मिलेंगे, चाहे से ऑर्किड एक मोनोकॉट है, फिर भी ऑर्किड में आपको मिलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। चाहे से कैस्टर एक डाइकॉट है जिसमें होने चाहिए थे नॉन एंडोस्पर्मिक, पर फिर भी कैस्टर के सीड्स होते हैं एंडोस्पर्मिक। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना, बिल्कुल लॉजिकली समझा है हमने, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में। अभी डाइकॉट्स की बात चल रही है, तो डाइकॉट्स में लिखा है, एक एक्सेप्शन बताया है इन्होंने कि कैस्टर सीड्स जो हैं उनमें एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। एंडोस्पर्म के बारे में बता दिया, आर एंडोस्पर्मिक। कैस्टर कैसा है, एंडोस्पर्मिक है, ठीक है। एंड वाइल इन प्लांट सच एज, मतलब मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स की अगर बात हो रही है, चाहे वो बीन्स हैं, ग्राम है, पी है, यहाँ मैं लिख रही हूँ मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स की अगर बात हो रही है, तीनों लेग्यूम है, तीनों लेग्यूम के एग्जाम्पल हैं, यस और नो। अब तो तुम्हें एकदम याद हो गए होंगे लेग्यूम के एग्जाम्पल्स, ठीक है। एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर सीड। इसका मतलब ये नहीं है एंडोस्पर्म था नहीं, क्यों नहीं प्रेजेंट लिख देना, एज इट इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड। मैचुरेशन के दौरान वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो चुका है, इसलिए प्रेजेंट नहीं है, पहले तो था, ठीक है। सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो यूं मत समझना कि भाई डाइकॉट में दोनों तरह के सीड होते हैं। डाइकॉट्स, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लिख देना, डाइकॉट सीड्स आर मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक। डाइकॉट्स में ज़्यादातर एग्जाम्पल्स तुम देख लो कैसे हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें से एक है कैस्टर, ठीक है। मोनोकॉट सीड पे आ जाओ। मोनोकॉट सीड्स के बारे में देखो, पहली लाइन ही ये लिख दी है, हाईलाइट कर दो, जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, ठीक है।
बट सम एज इन ऑर्किड्स, बिल्कुल एनसीईआरटी वाले एक्सेप्शंस पढ़े हमने, बट सम एज इन ऑर्किड्स नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। अदरवाइज मोनोकॉट जिसके पास एक कॉटिलेडन है उसको आगे तक की फिक्र है तो अपने एंडोस्पर्म को बचा के रखता है। क्लियर। अब स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स, यू नो सीरियल्स मोनोकॉट्स हैं मेनली, सारे सीरियल्स मोनोकॉट्स में ही आते हैं। अच्छा, सीरियल्स की फैमिली होती है बच्चों पोएसी फैमिली, तो याद रखना पोएसी फैमिली पूरी मोनोकॉट्स की फैमिली है। कोई भी ले लो तुम इसमें, वीट, मेज, राइस, सॉरगम, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोई भी ले लो, सब मोनोकॉट्स हैं, ठीक है। तो इन द सीड ऑफ सीरियल, जैसे यहाँ पर मेज की बात की है, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। एक तो जनरली मोनोकॉट्स का सीड कोट ना बहुत पतला सा होता है, वहाँ तो डाइकॉट में तो सीड कोट की भी 2 लेयर थी, टेस्टा और टेगमेन। मोनोकॉट्स में सीड कोट बहुत ही पतली सी लेयर होती है, और उसमें भी देखो एक क्या पॉइंट लिखा है, इट इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। ये क्या है भाई, देखो समझाती हूँ। मक्का सबने देखी है, कौन, एक बेस पर बहुत सारे दाने लगे रहते हैं, येलो कलर के सीड्स है ना। वो जो येलो कलर के दाने आप खा रहे हो, आप उनको सीड ही बोलते हो, बिल्कुल वो सीड है। फ्रूट कहाँ गया, फ्रूट कुछ होता है क्या अलग से? वो मेज़ के आप वो जो पत्ते हटाते हो बड़े बड़े, वो फ्रूट नहीं है, वो पेरिकार्प नहीं है, वो तो अलग पार्ट होता है, अलग ही डिफरेंट सी चीज़ होती है, वो आपको नहीं पढ़नी। पर इसका फ्रूट कहाँ गया भाई? अगर हम मटर में भी सीड खाते हैं तो सीड जिस फली के अंदर बंद हैं तो फली को हम पेरिकार्प कह रहे हैं, पर मेज़ की पेरिकार्प कहाँ गई? तो एक्चुअली में क्या हुआ, आपको पेरिकार्प इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि मेज़ में वो जो दाना येलो कलर का ग्रेन आप खा रहे हो, उस ग्रेन में जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये इसका सीड कोट भी है, प्लस यही इसकी फ्रूट वॉल भी है। फ्यूज हो रखे हैं दोनों, मतलब ओवरी ने ज़्यादा डेवलप ही नहीं किया। ओवरी से तो पेरिकार्प बनती, तो ओवरी ने ज़्यादा डेवलप ही नहीं किया, बस ओवरी एक थिन लेयर में कन्वर्ट हो गई, दैट इज पेरिकार्प, और उसके जस्ट अंदर सीड था, सीड कोट के साथ पेरिकार्प फ्यूज हो गया। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। यानी ये मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज पेरिकार्प प्लस सीड कोट, दोनों को यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ना तो सीड कोट ज़्यादा डेवलप हुआ, ना पेरिकार्प ज़्यादा डेवलप हुई, ऊपर से दोनों फ्यूज और हो रखे हैं। देखो नीट में डायग्राम आ जाए तुमसे पूछ लें ये क्या है, तो दिस इज सीड कोट एंड फ्रूट वॉल एक साथ है। क्लियर, समझ आ गई ये लाइन। नाउ अब क्योंकि मोनोकॉट्स की बात हो रही है तो बिल्कुल एंडोस्पर्म भी होगा, बल्कि होगा एंड फूड स्टोर करेगा। ये देखो हमेशा मोनोकॉट के सीड में आपको बल्कि सा एंडोस्पर्म मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और बता देती हूँ, ये जो एंडोस्पर्म है ये स्टार्च रिच होता है। प्लांट्स का स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च, स्टार्ची लिख देती हूँ, ये स्टार्ची एंडोस्पर्म है। लेकिन बट ध्यान रखना, एंडोस्पर्म में प्रोटीन भी होता है बहुत सारा। बोलते हैं ना नारियल पानी पीना चाहिए, उसमें प्रोटीन होता है। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म में स्टार्च के साथ साथ बच्चों ये आपको एक लेयर दिखाई है, लाइनिंग सी कर रखी है, इस लेयर को लिखा है एल्यूरोन लेयर। ये क्या है? इस पे क्वेश्चन आता है। एल्यूरोन लेयर इज अ प्रोटीन रिच लेयर। एंडोस्पर्म में स्टार्च तो है ही, प्लस स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन की एक और लेयर है, ठीक है। तो एक बार नीट में ऐसे क्वेश्चन आया कि एल्यूरोन लेयर में तुमसे प्लॉइडी पूछ ली उसकी, या किसी प्लांट का मतलब क्रोमोसोम नंबर दे दिया 24, ठीक है, 2n की वैल्यू दे दी 24, और पूछा एल्यूरोन लेयर में बताओ कितने क्रोमोसोम होंगे। तो अगर एंडोस्पर्म 3n होता है तो बट ऑब्वियस एल्यूरोन लेयर भी 3n होगी। तो अगर 2n की वैल्यू 24 है तो 3n की वैल्यू क्या होगी? पहले ऐसा नहीं सीधा इंटू 3 कर दो आप, 2n अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ 24 है तो n निकालो 8 हो जाएगा, 3n करो 8 इंटू 3, वापस से समझ रहे हो कि नहीं? क्या कह रहे हैं भाई? 2n को आपको कह रहे हैं कि 24 है, ठीक है। अच्छा सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मेरे को वो क्वेश्चन याद रह गया इसलिए मैंने 8 बोल दिया। अगर 2n की वैल्यू 24 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12, और 3n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 इंटू 3 36, यानी कि 36, ठीक है। अगर 16 से शुरू करेंगे तो इसकी वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 8 इंटू 3 24, समझ गए। तो ये हुआ एल्यूरोन लेयर के बारे में। क्लियर। तो यहाँ क्या लिखा है कि द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की ही कवरिंग है ये, सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन। ये देखो ये एम्ब्रियो है और ये एंडोस्पर्म है, तो एल्यूरोन लेयर ने एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से थोड़ा सेपरेट करा हुआ है, ठीक है। क्लियर। द एम्ब्रियो इज, अब एम्ब्रियो के बारे में बताया, पहले इन्होंने एंडोस्पर्म के बारे में बता दिया आपको, अब एम्ब्रियो के बारे में बताया है। तो एम्ब्रियो क्या है देखना, द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव,
एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, मतलब एंडोस्पर्म इतना बल्कि है कि ऐसा लगता है कि जैसे एंडोस्पर्म के साइड में एक छोटी सी ग्रूव है और उस ग्रूव में एम्ब्रियो बैठा हुआ है। ठीक है, क्लियर। नाउ इट कंसिस्ट, अब एम्ब्रियो में वही सारे सेम पार्ट्स कर दो। एम्ब्रियो के पास क्या होगा, सिंगल कॉटिलेडन होगा। अच्छा, मोनोकॉट्स का जो कॉटिलेडन है वो बड़ा होता है एंड शील्ड शेप्ड होता है। इसको शील्ड शेप होने की वजह से कहते हैं स्क्यूटेलम। बहुत क्वेश्चन आता है नीट में स्क्यूटेलम पे। ठीक है, किस में होगा स्क्यूटेलम, एग्जांपल्स दे देंगे तुमको, मेज, ग्राम, पल्स, पी, तो बट ऑब्वियस मोनोकॉट में होगा तो मेज में होगा। ठीक है, मेज नहीं होके ग्रास दे देते तो ग्रास में भी होगा, ग्रास भी तो मोनोकॉट है। ठीक है, ध्यान रखना। देन पोएसी फैमिली एंड ग्रासेस भी मोनोकॉट्स में आती हैं। देन आगे क्या लिखा है कि एक तो इस एम्ब्रियो में कॉटिलेडन होगा, ये रहा इसका कॉटिलेडन, और कॉटिलेडन भाई डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन होते और बीच में एम्ब्रियोनल एक्सेस होती, जैसे यहाँ पर है। मोनोकॉट में 1 कॉटिलेडन है और ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सेस है। इस एम्ब्रियोनल एक्सेस में क्या क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सेस थोड़ी कंपैरेटिवली शॉर्ट है और इसमें प्लूम्यूल है और रेडिकल है, जैसा कि होता है। यहाँ पर 2 एडिशनल स्ट्रक्चर्स और हैं, देखो यहाँ पर प्लूम्यूल और रेडिकल के ऊपर कोई शीथ थी क्या अलग से, नहीं, पर मोनोकॉट में प्लूम्यूल और रेडिकल को कवर करती हुई एडिशनल शीथ याद रखनी है आपको। रेडिकल की शीथ को बोलते हैं कॉलियोराइजा, राइजा वर्ड रूट के लिए आता है तो वो रेडिकल की कवरिंग हो गई। और पी फॉर प्लूम्यूल तो पी फॉर कॉलियोप्टाइल। ठीक है, पी कॉलियोप्टाइल में आ रहा है मतलब, तो कॉलियोप्टाइल प्लूम्यूल की कवरिंग है, कॉलियोराइजा रूट की कवरिंग है। ऐसी कोई एडिशनल कवरिंग्स डाइकॉट में नहीं होती। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज, ये आता है, ये भी नीट में क्वेश्चन बच्चों। कॉलियोप्टाइल किसकी कवरिंग है, पी फॉर प्लूम्यूल की, और कॉलियोराइजा किसकी कवरिंग है, राइजा मतलब रूट की। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, क्लियर कट लिखा है। और यहाँ रेडिकल और कॉलियो, ये वाला ऐसा डायग्राम ना 12th में भी है, उसमें रेडिकल और कॉलियोराइजा, रेडिकल के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक रूट कैप भी होती है, तो यहाँ पे बीच में रूट कैप भी आएगी। नीट में एक बार डायग्राम आया था 12th वाले में से, और यहाँ पे तीनों लेयर्स को ABC करके पूछ रखा था, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले रेडिकल को जस्ट कवर करती हुई रूट कैप, रूट के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, और फिर उसको प्रोटेक्ट करती हुई कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा और कॉलियोप्टाइल सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, बाद में खत्म हो जाते हैं। प्लूम्यूल से शूट बन जाता है, रेडिकल और रूट कैप से रूट बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सीड। तो डाइकॉट और मोनोकॉट सीड में क्या क्या मेन डिफरेंस है, एक बार शॉर्ट में हम यहाँ लिख लें क्या, डाइकॉट और मोनोकॉट सीड के डिफरेंस देखना जरा। एक डिफरेंस तो इनके नाम में ही आ गया कि यहाँ पर 2 कॉटिलेडन्स होंगे, यहाँ पर 1 कॉटिलेडन होगा। इसी से दूसरा डिफरेंस याद रख लो, क्योंकि 2 कॉटिलेडन्स हैं तो इनको एंडोस्पर्म की ज़रूरत नहीं है, तो मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे, अपना एंडोस्पर्म यूज़ कर चुके हैं पूरा, और ये मोस्टली एंडोस्पर्मिक होंगे। यस और नो, क्योंकि इनको आगे तक ज़रूरत है, बचा के रखना है। एक ही कॉटिलेडन है ना इनके पास, यहाँ पर 1 कॉटिलेडन को स्क्यूटेलम कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और तीसरा डिफरेंस क्या होगा स्ट्रक्चर में, बाकी सब चीज़ें तो सेम है, यहाँ पर नो एडिशनल शीथ, जबकि यहाँ पर क्या होगा, कॉलियोराइजा एंड कॉलियोप्टाइल होंगे। ये 3 मेजर डिफरेंस हैं डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड। डन, समझ में आ गया आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीड। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि ये जो हमने जो फ्रूट और सीड पढ़ा है ना, इसमें से सीड जो है वो पूरा का पूरा एज इट इज 12th में जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं, वहाँ भी दोबारा से सीड के स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, तो वेटेज बढ़ जाता है। 2 चैप्टर्स में कोई चीज़ है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कुछ रटने जैसा नहीं था, सब कुछ लॉजिकली मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको कैसे शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करते हो, कैसे याद रखते हो, कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, वो आपका नीट में सिलेक्शन कराएगा। ठीक है, चलिए अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, प्लांट फैमिलीज। ओके, गुड बाय।